हाँ जी, प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे एंड आपका पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रहा होगा, है या ना? पढ़ाई चल रहा है, सही चल रहा है पढ़ाई, ठीक है। ऑलरेडी हम आईटीसी चैप्टर के पहला लेक्चर खत्म कर चुके हैं, ये रहेगा हमारा दूसरा लेक्चर। अगर आप पहला लेक्चर देखे नहीं हो, प्लीज जाइए वो लेक्चर पहले देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखना, क्योंकि जब तक वो लेक्चर देखे नहीं हो तो ये लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं बार बार लिंक कराऊंगा कि ये याद करो मैं पहले लेक्चर में बताया था, ये याद करो मैंने पहला लेक्चर में बताया था, ये बार बार मेरे मुंह से निकलेगी। तो आप पहला लेक्चर अगर देखे नहीं हो, प्लीज जाइए ये वाला यूट्यूब चैनल पे जाइए, सेम कानबार यूट्यूब चैनल पे दूसरा या फिर तीसरा वीडियो आपको मिल जाएगा। लिस्ट में जाओगे तो दूसरा या तीसरा वीडियो आपको मिल जाएगा आईटीसी चैप्टर की, या फिर सर्च कर सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय सीएमए कानबारी क्लास 1, आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम रोज करते हैं, कुछ नया पढ़ने से पहले, कुछ नया सीखने से पहले, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी हम बुढ़िया बस्तानी में डाल चुके हैं, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज करके फिर नया सीढ़ी पे चढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आपको पहला चैप्टर पढ़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट ये तो समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट क्यों लेकर आई एंड क्या पहले डेफिशिएंसी थी, गवर्नमेंट ये चैप्टर में क्लैरिफाई किया, मतलब गवर्नमेंट ये चैप्टर इंट्रोड्यूस करके जीएसटी का जो कंसेप्ट, सॉरी आईटीसी का जो कंसेप्ट होता है उसको इंट्रोड्यूस करके वो जो पहला जो दिक्कतें थी उसको उसका हल निकाला। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या पढ़े इनपुट टैक्स क्रेडिट, पहले समझे इनपुट मतलब क्या होता है। इनपुट सॉरी इनपुट एक ऐसा चीज है, इनपुट किसको बोलते हैं? गुड्स, अदर देन द कैपिटल गुड्स। लेमन लैंग्वेज में इनपुट किसको बोलते हैं? गुड्स। अकाउंटिंग में या फिर कॉस्टिंग में गुड्स बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, बट जीएसटी में क्या बोलते हैं? इनपुट। हमेशा इनपुट आप याद, जब भी बोलना जीएसटी की बात होती है तब इनपुट बोलना। इनपुट, इनपुट क्या होता है? एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को छोड़ के सारे बाकी जो गुड्स जो रहेंगे उनको बोलेंगे इनपुट। सर्विस का क्या है? सर्विस का मैंने आपको बताया था इनपुट सर्विसेज, सर्विस को बोलते हैं इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स को कैपिटल गुड्स। इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स क्या होता है ना, कैपिटल गुड्स एक ऐसा गुड्स है जो बुक्स में कैपिटलाइज होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक लैपटॉप खरीदा, मैंने टीचिंग बिजनेस के लिए, मान लीजिए मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मेरे स्टाफ जो है वो काम करने के लिए मैं लैपटॉप लिया, एक 2-5 सिस्टम लिया, तो क्या होगा? वो कैपिटलाइज होगा मेरे बुकशॉप अकाउंट में। आई विल शो दैट एज एन एसेट। जो मेरा बैलेंस शीट बनाऊंगा एसेट के साइड पे, एसेट जो नीचे रहता है एसेट, अभी तो पहले तो साइड बाय साइड बनता था, अभी तो टॉप एंड डाउन बनता है। डाउन में मैं लिखूंगा कि करंट एसेट या फिक्स जो भी है, जैसे मैंने बाइफर्केशन किया होगा, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एसेट, हाँ या ना? तो अगर आप गुड्स को कैपिटलाइज कर रहे हो बुक्स में एज एन एसेट दिखा रहे हो, देन दैट इज द कैपिटल गुड्स। ये मीनिंग समझे थे। फिर समझे थे इनपुट टैक्स क्या, इनपुट टैक्स मतलब क्या होता है। इनपुट टैक्स सेक्शन 2 क्लॉज 62 क्या है? यहाँ पे लिखा होगा, मैंने कहीं तो लिखा होगा यहाँ पे, सेक्शन 2 क्लॉज 62। ये इनपुट टैक्स ऐसा है जो आपको, जो आप खरीदे हो, जो सामने वाला आपको सप्लाई किया है, सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो सकता है, सप्लाई ऑफ बोथ हो सकता है। सामने वाला आपको जो सप्लाई किया, सामने वाला बन गया सप्लायर, आप एज ए रिसिपिएंट जो टैक्स ऑलरेडी पे करके आए हो, किसको? सप्लायर को। आपका जो सप्लायर है पे करके आए हो, और अगर आप आरसीएम में भी पे किए हो, ये पढ़े थे ना हम सेक्शन 2 क्लॉज 62 में, ये पढ़े थे ना कि अगर आरसीएम में आप पे करते हो जीएसटी, उसको भी इनपुट टैक्स माना जाएगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, एंड यू हैव पेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसको भी आईटी सॉरी इनपुट टैक्स माना गया है जीएसटी में। किसको नहीं माना गया? अगर एज इन यू हैव ऑप्टेड फॉर द कंपोजिशन स्कीम, अगर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट किए हो एंड आप जो परचेज करते समय जो भी जितने भी टैक्स पे किए होंगे, आइदर 6%, आइदर 12%, आइदर 18%, आइदर कुछ भी रेट पे है, या फिर 40%, वो आपकी इनपुट टैक्स नहीं माना जाएगा एज पर द डेफिनेशन। इसका मतलब ये हो गया जो कंपोजिशन डीलर हो गए उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। हम कंपोजिशन वाला चैप्टर में पढ़े थे, यहाँ पे भी है। इसका लॉजिक ये है, क्योंकि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जो टैक्स पे करके आते हैं ना पीछे से,
गवर्नमेंट उसको इनपुट ही मानता नहीं है। अगर आप इनपुट ही नहीं मानोगे भाई, उसके ऊपर टैक्स कैसे देंगे? अगर आप इनपुट ही नहीं मानोगे, उसके ऊपर हम टैक्स कैसे देंगे? इसलिए इनपुट कॉम्पोजिशन डीलर जो भी टैक्स पे करके आता है पीछे से, मतलब सब उसके सप्लायर को, उसको उसको इनपुट टैक्स नहीं मिलता है, सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, जो बाद में सप्लाई करता है। बाद में सप्लाई करता है तो 1% के हिसाब से जीएसटी देना पड़ता है, जो आप कॉम्पोजिशन चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चैप्टर पढ़े। फिर गवर्नमेंट क्या बोला कि ठीक है भाई, मैं आपको जीएसटी दे दूंगा, मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दूंगा। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओबे सम सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड मैनर। आपको कुछ बातें फॉलो करनी होगी, कुछ शर्तें मानना होगा आईटीसी लेने के लिए। तो बाकी हमने बोले क्या क्या शर्तें बताओ। आप जाइए सेक्शन नंबर 16 में, आप जाइए सेक्शन नंबर 16 में एंड सब सेक्शन 1 रेफर करिए, वहां पे क्या लिखा है, क्या बताइए जनागन, बताइए दोस्त लोग, बताइए क्या है, क्या लिखा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट साल subject to such restriction and condition as may be prescribed and manner prescribed under section 49 of the CGST Act. The supply of goods and services, जो recipient होता है उसको ITC मिलेगा, but there is some certain and condition and restrictions and manner section 49 में, उसको फॉलो करते हुए आप जीएसटी क्लेम करना, आईटीसी लेना। वैसे आपको आईटीसी नहीं देंगे, क्योंकि आईटीसी है रीढ़ी की हड्डी, गवर्नमेंट खुद के पॉकेट से निकाल के दे रहा है। आप जैसे किसी को 500 रुपया पे करते हो ना, आपको दर्द होता है ना भाई, मेरा 500 रुपया ले लिया भाई, 500 रुपया ले लिया। जब मेरे सैलरी आ रही है ना, मेरा ईएमआई कट रही है, तो मेरे को पता चल रहा है भाई कितना दर्द हो रही है, कितना दर्द हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसीलिए समझे कि कुछ आईटीसी तो हम दे देंगे, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको मानना पड़ेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन समझने के सेक्शन कहां पे बताए गए? सेक्शन 16 क्लॉज 2 में। वहां पे बोला नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, इन दिस सेक्शन। ये सेक्शन में कुछ भी लिखा गया है, किसी को ना फर्क करते हुए, ना परवाह करते हुए, मैं जो बोल रहा हूं तो वो मानना। क्या बोला कि किसी को भी टैक्स नहीं, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी गिवन टू एनी पर्सन अनलेस, धीरे से बोल रहा है, अनलेस क्या क्या है, यू हैव द इनवॉइस और डेबिट नोट। आपके पास, अगर आप चाहते हो कि आईटीसी क्लेम करना, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए या फिर डेबिट नोट होना चाहिए। सर इनवॉइस में क्या क्या आता है? इनवॉइस हो गया, सेल्फ इनवॉइस हो गया, जो आरसीएम के केस में हम इशू करते हैं, अगर जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, सेक्शन 31 में पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लीजिए वो। एंड सॉरी बिल ऑफ सप्लाई हो गया, एंड इनपुट सॉरी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो मैंने आपको बताया था, अगर कोई एक हेड ऑफिस है, वो अपने ब्रांचेस को सर्विस दे रही है, अपने ब्रांचेस को सर्विस दे रही है, एंड वो चाहता है कि जो वो परचेज, हेड ऑफिस परचेज करते समय जितना आईटीसी पे किया था, आप जो आपस में जो अपना ब्रांचेस हो गए उनको डिस्ट्रीब्यूट बांटे, उनके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए आईएसडी में अलग से एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे गौर करना क्या है, इनपुट सर्विस, यहाँ पे इनपुट गुड्स नहीं लिखा गया या फिर सिर्फ इनपुट नहीं लिखा गया है। आप सिर्फ सर्विस का जो आईटीसी है ना, एज एन हेड ऑफिस, एज एन कॉर्पोरेट ऑफिस, अपना अपना ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। किसका आईटीसी? ओनली सर्विस का आईटीसी। अगर मान लीजिए मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस हूँ या फिर हेड ऑफिस हूँ, मैं कुछ गुड्स लिया, मैं चाहता हूँ कि अपना ब्रांचेस में बीच आपस में बांट लूं क्रेडिट, तो नहीं बांट पाऊंगा क्योंकि गुड्स है। जीएसटी लॉ में प्रावधान ये कि अगर आप सर्विस ले रहे हो तो आप बांट सकते हो, तो बांटने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड उसके लिए एक रिटर्न होता है, वो रिटर्न भरना पड़ेगा, तभी आप चीजें कर सकते हो, तब आप चीजें कर सकते हो। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहां तक पढ़े थे, यहां तक पढ़े थे, एक बार देखना चाहोगे आप लोग? ये पढ़े बिजनेस के लिए होना चाहिए। अब ये इसका मीनिंग मैंने आपको जैसे समझा दिया, जैसे आरसीएम के बेसिस में कोई भी आप पे करते हो वो भी आईटी सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट माना जाएगा, इनपुट टैक्स माना जाएगा। तो इनपुट टैक्स लेने के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, उसको सेटिस्फाई करना होगा। पहले तो ये लिख दिया, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। अगर आप इनपुट टैक्स लेना चाहते हो तो यू शुड बी द रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ पे लिख देना एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। दैट मींस अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो, देन यू शुड बी द रजिस्टर्ड पर्सन, यू शुड बी द रजिस्टर्ड पर्सन।
उसके बाद क्या बोला, दैट इज दैट प्रोडक्ट और गुड्स, सॉरी या दैट्स इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज दैट या फिर दैट कैपिटल गुड्स व्हिच इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। दो कंडीशन, प्राइमरी दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना होगा अगर आप आईटी से लेना चाहते हो। आप रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए एंड इनपुट सर्विसेज या फिर कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड। क्या लिखा है, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। Notwithstanding anything contained in this section, section 2 क्या बोला, notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax credit unless टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए, डेबिटेड होना चाहिए, बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए या फिर आईएसडी इनवॉइस होना चाहिए। इनवॉइस में क्या क्या चीजें रहना चाहिए, जैसे टैक्सेबल वैल्यू क्या है, रेट क्या है, एक गुड्स का सिंबल क्या, मतलब एचएसएस को, सर्विस होगा तो एसएससी कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड याद करो, बेसिक वाला चैप्टर में पढ़े थे, एचएसएन कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये होना चाहिए। एंड प्लेस ऑफ होना चाहिए अगर वो इंटरस्टेट है तो, ठीक है। ये कुछ कंडीशन, बेसिक कंडीशन है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फॉर द कॉमन नॉलेज ओनली, ठीक है। तो फिर हम ये यहां तक पढ़े थे सेक्शन 16 क्लॉज 2 सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। क्लॉज डबल ए पढ़ेंगे अभी, क्लॉज डबल ए। तो आपको ये डबल ए में देख कर एक बात समझ में आ रही होगी, ये पहले नहीं था उसके बाद में घुसाया गया, पहले नहीं था उसके बाद में घुसाया गया, क्योंकि पहले लोग क्या बना था, ए बना था, उसके बाद बी बनी थी, फिर बीच में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लॉज ए। क्लॉज ए में क्या है, ये तो डिटेल्स ऑफ इनवॉइस हम रेफर किए क्लॉज ए में। क्लॉज ए को रेफरेंस देते हुए बोल रहा है, हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। बता रहा हूं, रुक जाइए। Statement of outward supply and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। क्या बोल रहे हैं, जो ये इनवॉइस की बातें हम ऊपर किए, जो इनवॉइस की बातें हम ऊपर किए, वो इनवॉइस है। जैसे इनवॉइस कौन इश्यू करेगा, कॉमन इन नॉर्मल सिनेरियो कौन इनवॉइस इश्यू करेगा, ये वाले इनवॉइस के बारे में बात कर रहे हैं। कौन इनवॉइस इश्यू करेगा, जो सप्लायर है वो इनवॉइस इश्यू करेगा। एंड सप्लायर, अगर आप आईटी से लेना चाहते हो, आपके सप्लायर को क्या करना होगा, सप्लायर को क्या करना होगा, वो जो आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट भरेगी ना, उसका मतलब हो गया जीएसटीआर या 1। जीएसटीआर फुल फॉर्म क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न। ये एक रिटर्न के फॉर्म है, जैसे आईटीआर 1 पढ़ते हैं सहज, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 इनकम टैक्स में पढ़ते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो आपके सप्लायर है, आपके सप्लायर उसको रिटर्न भरनी पड़ेगी। आउटवर्ड सप्लाई में दिखाना पड़ेगा कि मान लीजिए आपकी नाम रवि है, मैं रवि को 500 रुपए की सेल्स किया हूं, उसके ऊपर 90 रुपया सीजीएसटी, 90 रुपया तमिलनाडु एसजीएसटी कलेक्ट किया हूं। किसको दिखाना होगा, सप्लायर को दिखाना होगा। यही वही बात बता रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप जो परचेज किए हो उसके ऊपर आईटीसी आप लो, उसके लिए आपको सप्लाई जहां से आप परचेज किए हो ना, वो रिटर्न में दिखाना चाहिए कि मैं कानन में रवि को बेचा हूं, या फिर किसी का नाम ले लो। आप जैसे मान लीजिए आप भी रिसिपिएंट, जैसे मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ, एज ए सप्लायर मैं दिखाऊंगा मैं आपको क्या किया हूँ, बेचा हूँ 500 रुपया की, मान लीजिए 5000 रुपए की क्लासेस बेचा हूँ, 5000 रुपए क्लासेस में सीजीएसटी 900, एसजीएसटी सॉरी सो मान लीजिए तमिलनाडु एसजीएसटी 900, मैं आपको दिखाऊंगा। जब आपको मैं दिखा दूंगा कि मैं आपको बेचा हूँ, तो डिपार्टमेंट जो हमारा कॉमन पोर्टल है जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, मतलब जीएसटी का जो कॉमन पोर्टल है, वो क्या करेगा, वो आपकी टूबी में, टूबी क्या होता है, वो एक भी रिटर्न होता है, वो एक तरह का रिटर्न होता है, वो रिटर्न ऑटो अपडेट होता है कि वो दिखाता है कि आप कहाँ किस किस से परचेज किए हो, किन किन से आप परचेज किए हो, वो दिखाएगा कि आप कैनन बारिक से 5000 रुपया कुछ परचेज किए हो। कुछ परचेज मतलब क्या, क्लासेस ऑफ सर्विस लिए हो, क्लासेस की सर्विस लिए हो। किस सप्लायर कौन है, कैनन बारिक है। कितना जीएसटी पे किए हो, 900 सीजीएसटी एंड 900 तमिलनाडु जीएसटी पे किए हो। ये दिखा देगी क्या, ऑटोमेटिक दिखाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक दिखा देगी। जो रिसिपिएंट की पोर्टल में ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है अगर आप आईटीसी लेना चाहते हो देन ये इंश्योर करिए कि आपका सप्लायर जो है वो रिटर्न भर रहा है। रिटर्न कौन सी रिटर्न? जीएसटीआर, जीएसटीआर 1। अगर आपके सप्लायर जीएसटीआर 1 भर रहा है एंड दैट्स क्या लिखा है, सच डिटेल्स, यहां पे मार्क करना, यहां पे गौर करना, यहां पे गौर करना, such details have been communicated to the recipient of such invoices, recipient of such invoices, such invoices, जैसे invoices मान लीजिए मेरे को, मैं आपको सॉरी मैं आपको इनवॉइस इशू किया था, मान लीजिए मैं आपको इनवॉइस इशू किया था, मैं जो इनवॉइस इशू किया था वही एग्जैक्टली वही इनवॉइस आपको कम्युनिकेट हो जाएगा, मतलब जो रिसिपिएंट होगी उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, मतलब उसके पोर्टल में ऑटो अपडेट हो जाएगी कि वो बता देगी कि आप करण बारिक से कुछ 5,000 की क्लासेस सर्विस लिए हो, इसमें सीजीएसटी 900 तमिलनाडु एसजीएसटी 900 पे करके आए हो, वो आपकी पोर्टल में अपडेट हो जाएगी, यही बात बता रहा है। एंड डेबिट नोट आइदर इनवॉइस हो सकता है या फिर डेबिट नोट हो सकता है इन मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 37। 37 क्या है? रिटर्न वाला चैप्टर, रिटर्न वाला चैप्टर, वेरी मच पॉइंट। तो क्या क्या पढ़ लिए, एक बार सेक्शन 16 से एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार और रिवाइज करते हैं। अगर आप जीएसटी में आईटीसी लेना चाहते हो, अगर आप जीएसटी में आईटीसी लेना चाहते हो, क्या क्या, पहले तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए एंड जो आप गुड्स इनपुट लिए हो या फिर इनपुट सर्विस लिए हो या फिर कैपिटल गुड्स लिए हो उसको आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया होना चाहिए, ये किया होना चाहिए या फिर आगे करने वाले हो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, इनवॉइस हो सकता है, डेबिट नोट हो सकता है, सेल्फ इनवॉइस हो सकता है या फिर बिल ऑफ एंट्री हो सकता है, कुछ भी एज ए प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि मैं परचेस किया हूं, ये इनपुट परचेस किया हूं या फिर ये इनपुट सर्विस लिया हूं, ठीक है, ये दोनों होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ये अभी जो पढ़े हम, तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि आप जहां से परचेज किए हो, जहां जो आपके सप्लायर है, आईटी से मैं ले रहा हूं मतलब मैं रिसिपिएंट हो गया, जो रिसिपिएंट है वो हमेशा पे करता है ना, जैसे मैं आपको, जैसे मान लीजिए आप मेरे को कुछ सर्विस दे रहे हो, आप मेरे को टेक्निकल सर्विस दे रहे हो, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल टेक्निकल सर्विस आप मेरे को पढ़ा रहे हो, मान लीजिए आप मेरे को पढ़ा रहे हो, मैं आपको 5,000 रुपया पे किया, मैं पे किया ना, मैं पे कर रहा हूं, तो आईटीसी किसको मिलेगा, मेरे को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है आप जिसको पे करके आए हो, जो जीएसटी पोर्शन पे करके आए हो, भाई उसको बोल दो वो जीएसटी 1 भरे, उसको बोल दो वो जीएसटी 1 भरे, वो जब भर लेगा तो जीएसटी डिपार्टमेंट ना आपको कम्युनिकेट कर देगी, आपको कम्युनिकेट कर देगी जीएसटी 2B में, अभी नहीं बताया, हम रिटर्न का चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे। पर ये कंडीशन ध्यान रखो कि अगर आप किसी से परचेज कर रहे हो वो बंदा मतलब सप्लायर आउटवर्ड सप्लाई भरना चाहिए, मतलब जीएसटी 1 रिटर्न भरना चाहिए, अगर वो जीएसटी रिटर्न नहीं भर रहा है तो आपके पोर्टल में अपडेट होगी नहीं, अगर आपके पोर्टल में हो नहीं रही है अपडेट देन आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। क्या बोला यहाँ पे, सेक्शन क्या बोला, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, क्या, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ अनलेस, अगर ये चीजें फुलफिल नहीं हो रही है देन आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग नो रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी आईटीसी नहीं ले सकता, कोई भी आईटीसी नहीं ले सकता अगर ये चीजें फुलफिल नहीं हो रही है, तो चीजें आईटीसी लेने के लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा आपके सप्लायर जो है वो रिटर्न भर रहा है। भाई सुन रहे हो मेरे बात, सुन रहे हो, आपके सप्लायर जिनसे भी हम माल खरीदोगे ना आगे जाके, भाई बोल देना भाई रिटर्न भरना, नहीं तो मैं जीएसटी अमाउंट पे नहीं करूंगा तेरे को, अगर जीएसटी अमाउंट पे कर रहा हूं तो मेरे पोर्टल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कैसा रिफ्लेक्ट होगा, आप आउटवर्ड स्टेटमेंट फुल भरिए, आउटवर्ड स्टेटमेंट क्या है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लॉजिक बता रहा हूं ना, बहुत सिंपल है, हम आसानी से इसको कर जाएंगे, ठीक है। ये हो गया डबल ए पॉइंट, पॉइंट इसका मतलब है ये लिख दिया, ए रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल आईटीसी इफ द इनवॉइसेस और डेबिट नोट फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द जीएसटी 1 या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। आईएफएफ क्या होता है ये जब हम आगे पढ़ेंगे समझेंगे, थोड़ा सा एडवांस कांसेप्ट है, मतलब इसका मतलब है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, अगर आप जीएसटी 1 नहीं भर पा रहे हो तो आईएफएफ भर सकते हो, कुछ कंडीशन है क्यूआरएमपी स्कीम वाले में हम देख लेंगे, ठीक है, क्यूआरएमपी स्कीम में।
क्यूरेपिक स्कीम क्या होता है भाई? रुक जाइए ना, थोड़ा सा तो पैसेंस रखिए ना। आप प्रोफेशनल पढ़ रहे हो भाई, पैसेंस रखिए। जो उसके टाइम सही टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं रहेगा मैं बताऊंगा नहीं, सारा चीज बता दूंगा, सारा 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 सारा, जितने भी चीजें हैं जीएसटी में सारा निपटा देंगे, ठीक है। क्या है? फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन जीएसटी वन और इन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी सच डिटेल्स शैल बी कम्युनिकेटेड टू रिसिपिएंट जीएसटी टू ए और टू बी। फिर टू ए टू बी क्या होता है इतना समझ लीजिए बस। रिटर्न के चैप्टर पढ़ेंगे ना तो समझाऊंगा, क्योंकि मैथ हो जाएगा। हम आईटीसी पढ़ रहे हैं, फिर रिटर्न के चैप्टर, क्यूआर एमपीसी की रजिस्ट्रेशन के चैप्टर, मतलब बहुत सारा चैप्टर मिल। एक बार हम जीएसटी जब रिवीजन करेंगे तब कनेक्ट कराऊंगा, ये मेरा वादा है। जब रिवीजन कराऊंगा तब कनेक्ट कराऊंगा भाई, मस्त कनेक्ट कराऊंगा आप लोगों को। तो भाई देखो ये चैप्टर में ये पढ़े थे, ये चैप्टर में ये पढ़े थे, तो मतलब मल्टीपल चीजें जब कनेक्ट होगी ना तो जो मजा आएगी ना भाई, नेक्स्ट लेवल की मजा आएगी। बट इसके लिए आपको रिवीजन लेक्चर के लिए वेट करना होगा। अभी तो कंसेप्ट समझ लीजिए ना, अभी कंसेप्ट जब रिवीजन टाइम आएगी तो मैं करा दूंगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, मतलब सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी क्या बोल रहा है कि ही हैज रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ही हैज रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इसका मतलब क्या हो गया सर? तो ऑब्वियसली आप लेमन लैंग्वेज में क्या बोलोगे सर? मैं ऑब्वियसली मैं पे करके आया हूं तो मेरे को तो गुड्स तो मिला ही होगा, रिसीव तो मिला ही होगा, मतलब सर्विस तो मैं लिया ही होगा, इसलिए मैं पे करके आया। भाई गवर्नमेंट बोल रहे भाई, ऐसा नहीं बोलता भाई, तेरे को गुड्स रिसीव होना चाहिए। लॉजिक बताऊं इसका पीछे लॉजिक क्या? क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड होती है ना, फॉल्स इनवॉइसेस इशू किया जाता है। आप तो इतना डेप्थ में ही नहीं गए ना, फॉल्स इनवॉइसेस। मेरे को आईटीसी लेना है, जिस टैक्स लायबिलिटी ज्यादा ही आ रहा है मेरा, कुछ किसी छोटा मोटा पार्टी को पकड़ लिया भाई, छोटा मोटा जो रजिस्ट्रेशन लेकर रखे हैं भाई, मेरे को एक इनवॉइस इशू कर देना मेरे नाम पे। कुछ सर्विस नहीं लूंगा, कुछ गुड्स नहीं लूंगा, बट इनवॉइस इशू करते मेरे नाम पे। तो इनवॉइस इशू कर दिया तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। वो रिटर्न भी भर देगा, उसको बोल देगा भाई रिटर्न भर दे, जो जीएसटी का अमाउंट होता है ना मैं उसको पे कर दूं। समझ मान लीजिए 5,000, 5,000 1800 रुपये जीएसटी बन रहा है ना, ये जो 1800 रुपये जीएसटी तू दिखा दे भाई मैं सेल्स किया हूं, बट एक्चुअली में मैं गुड्स सर्विस नहीं लूंगा तेरे से, तेरे सेल्स में भी बढ़ जाएगा, मैं भी आईटी से ले लूंगा। ऐसे ही ज्यादातर क्या होता है, फॉल्स इनवॉइस इशू किया जाता है। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इसीलिए बता रहा है कि अगर आप आईटीसी लेना चाहते हो तो जिस रेस्पेक्टिव में आईटीसी ले रहे हो, दैट आइदर इट मे बी गुड्स या इट मे बी सर्विसेज, इट मे बी गुड्स या फिर इट मे बी सर्विसेज, वो गुड्स और सर्विसेज आपको मिलनी, मतलब रिसीव हो जानी चाहिए, रिसीव हो जानी चाहिए। इसका एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन जब टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, इससे एक्सेप्शन पढ़ेंगे, एडवांस वाला, एडवांस, एडवांस ऑफ गुड्स हो रही है, एडवांस ऑफ गुड्स तो जीएसटी देना नहीं पड़ेगा। अगर एडवांस ऑफ सर्विस हो रही है, अब किस सर्विस के बदले पे एडवांस ले रहे हो, कुछ सर्विस के बदले आप एडवांस ले रहे हो तो आपको जीएसटी देना पड़ सकता है, इवन इफ देयर यू, इवन इफ दे आर यू हैव नॉट रिसीव्ड द गुड्स, सॉरी यू हैव नॉट रिसीव्ड द सर्विसेज, दैट इज द एक्सेप्शन। बट इन जनरल, इन जनरल क्या है कि अगर कोई भी चीज का आपको सर्विस लेना चाहिए, मतलब आईटीसी लेना है, वो गुड्स और सर्विसेज यू शुड हैव बीन रिसीव्ड, आपको मिल जानी चाहिए। अगर मिला नहीं है, अगर आप गुड्स मिला नहीं है या फिर सर्विस लिए नहीं हो आप, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को अभी आईटीसी दे दीजिए, आप मेरे को कुछ सप्लाई किए हो, मान लीजिए कुछ मेरा सिस्टम मेरा कुछ खराब हो गया था, मेरा सिस्टम आके सही किया, आप सही नहीं किए, मैं बोल रहा हूँ कि वो सही कर देगा आके, मैं उसको 5,000 रुपया पेमेंट करूंगा, उसके बदले 1,800 लेगा, तो वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के बेसिस में मेरे को अभी आईटीसी दे दीजिए। गवर्नमेंट बोल रहे क्या मेरे को पागल समझ रखा है क्या? पागल समझ रखा है क्या? ऐसे ही दे देंगे तेरे को भाई, तेरे को ये करना पड़ेगा। अगर आप गुड्स नहीं रिसीव किए हो या फिर सर्विस नहीं लिए हो एक्चुअली, देन आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं, देन आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट हो गया, एक बार रिकल करते हैं। रजिस्टर्ड पोर्शन होना चाहिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में, रजिस्टर्ड पोर्शन होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए।
सेक्शन 16 क्लॉज 2 में पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, क्लॉज ए बोल रहा है क्या, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। क्लॉज डबल ए क्या बोल रहे हैं कि योर सप्लायर जो है जीएसटीआर 1 भरना चाहिए, या फिर ये बोल सकते हैं आउटवर्ड स्टेटमेंट ये भरना चाहिए एज पर सेक्शन 37। ये पहला दूसरा क्लॉज बी हो गया। क्लॉज सी क्या बोल रहा है, क्लॉज ए हो गया, क्लॉज डबल ए हो गया। क्लॉज बी क्या बोल रहा है, यू शुड हैव रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, जो भी चीजें आप ले रहे हो वो आप रिसीव की होनी चाहिए, तभी आप जीएसटी का आईटीसी ले सकते हो, वरना ऐसे जीएसटी का आईटीसी हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले ये बता देता हूं कि कुछ प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर कुछ गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन देकर रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट शैल बी डीम्ड मतलब क्या है, एक्चुअल में है नहीं बट मान लिया जाएगा, एक्चुअल में है नहीं बट मान लिया जाएगा कि आप मिला है। It shall be deemed that the registered person has received the goods or services as the case may be, or as the case may be services, ये थोड़ा सा गलती हो गया, goods और services as the case may be। ठीक है क्या, where goods are delivered by the supplier to the recipient any person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise before during the movement of goods either by transfer or document title goods, bill to sim model। बिल टू सिम मॉडल क्या होता है, बिल टू सिम मॉडल क्या होता है, आइए भाई लोग आपको समझाता हूं, समझा रहा हूं। ठीक है, एक बार समझाता हूं बिल टू सिम मॉडल क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप हो गए कुशाल, ओ भाई मान लीजिए आप हो गए कुशल, आप हो गए क्या कुशल, आप किसको सर्विस दे रहे हो, मान लीजिए कुशल, आप मान लीजिए हरमन को दे रहे हो। नहीं हरमन ने क्या, कुशल ने क्या बोला, कुशल ने क्या बोला, नहीं हरमन ने क्या बोला, हरमन ने बोला कि कुशल भाई मेरे को ना एक 5,000 की गुड्स चाहिए, मतलब एक मोबाइल चाहिए। क्या हुआ, एक मोबाइल चाहिए मेरे को, एक मोबाइल चाहिए, क्या मोबाइल दे सकते हो, कि कुशल बोला क्यों ना, हम तो मोबाइल बेचने के लिए बैठे हैं, तो मोबाइल आपको डिलीवर कर देंगे, आप कहाँ से हो बताइए, आपका एड्रेस दीजिए तो हम आपको डिलीवर कर देंगे। बट हरमन बोल रहा भाई भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरा एक दोस्त है, मान लीजिए करण, या फिर कानन बोल दीजिए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा एक दोस्त है कानन, उसको चाहिए, मेरा एक दोस्त है कानन उसको चाहिए, तो ठीक है पेमेंट कौन करेगा, नहीं मैं सारा कुछ कर दूंगा, आपको इनवॉइस मेरे को देना है एंड पेमेंट भी मैं कर दूंगा, बट आपको डिलीवरी मेरे को करने के जगह, मेरे को करने की जगह डिलीवरी आप क्या करो, वो गुड्स ना भेज दीजिए कनन के पास भेज दीजिए, कनन वहां पे रिसीव कर लेगा। कुशल बोला क्यों ना, हम कर देंगे, आपको डिलीवर करना था, आप आपके दोस्त को कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट हमको पेमेंट मिल जाना चाहिए। हनुमान बोल रहे नहीं मैं पेमेंट मैं कर दूंगा, उसको मांगने की जरूरत नहीं है, पेमेंट मैं कर दूंगा, इनवॉइस मेरे नाम पे रेज करिए, मैं कर दूंगा, बट डिलीवरी उसको कर दीजिए, मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूँ उसके जन्मदिन पे। एक्चुअली रिसिपिएंट कौन है, आ रहा है डेफिनेशन, रिसिपिएंट की डेफिनेशन क्या है, रिसिपिएंट की डेफिनेशन क्या है, अगर वहां पे बताया था अगर वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, then the person who is paying the consideration, that person is the recipient। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है then the person who actually receiving the goods, यहां पे तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, मान लीजिए 10,000 10K, मान लीजिए 10K प्राइस, यहां पे तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है ना, तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे कंसिडरेशन अगर इन्वॉल्व है तो रिसिपिएंट बन गया कौन, रिसिपिएंट बन गया हरमन, हमारा हरमन बन गया रिसिपिएंट। बट एक्चुअली क्या हरमन, जैसे यहाँ पे कंडीशन पढ़े थे, यहाँ पे क्या कंडीशन लिखा है, कंडीशन क्या लिखा है, ही हैज, ही यहाँ पे गौर करना, ही
आईटीसी कौन लेगा? मान लीजिए ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, मैं तो एज ए पर्सनल यूज के लिए दे दिया, मान लीजिए बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ही कौन है? द पर्सन हु इज रेसिपिएंट, हु इज द रेसिपिएंट। यहाँ पे रेसिपिएंट कौन है? यहाँ पे रेसिपिएंट कौन है? हरमन। बट गुड्स एक्चुअली कौन रिसीव कर रहा है? हरमन तो रिसीव नहीं कर रहा है ना, रिसीव एक्चुअली कनन कर रहा है। तो इसीलिए एक्सेप्शन डाला गया। अगर बिल टू, इसको बोलते हैं बिल टू सी मॉडल, मतलब बिल हो रहा है हरमन हरमन को, बट सिप किसको हो रहा है? सिप मतलब क्या होता है? मतलब किसको डिलीवरी हो रहा है? सिप किसको हो रहा है? कनन को हो रहा है, सिप हो रहा है। सिप किसको हो रहा है? सिप हो रहा है कनन को। तो इस सिनेरियो में even if the Herman is not receiving the goods, even after that Herman is eligible to take the ITC, to take the input tax credit। हम मान ले कि हरमन रिसीव नहीं करता है, फिर भी उसको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि जेन्युइन केस है। ये बहुत सारे केसेस होता है। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया पर्सनल, मैं एक आपको दे रहा हूँ, जैसे हरमन लिमिटेड हो गया। जैसे यहाँ पे इसी एग्जाम्पल देते हैं ना, कुशल लिमिटेड, हरमन लिमिटेड, कानन लिमिटेड। हरमन लिमिटेड का कानन लिमिटेड हो गया सब्सिडियरी अब तो हरमन लिमिटेड। हरमन लिमिटेड क्या गया, तो भाई मेरे सब्सिडियरी को कुछ चाहिए, आप क्या करना, मेरे सब्सिडियरी जो है ना कानन लिमिटेड, उसको माल पहुंचा देना। कानन लिमिटेड को माल पहुंचा देना। कुशल लिमिटेड बोला ठीक है मैं पहुंचा दूंगा वहां पे माल, बट बिल आपके नाम पे कर दूंगा। बिल कुछ हरमन लिमिटेड के नाम पे होगी, बट गुड्स कौन रिसीव करेगा? कानन लिमिटेड। क्या इस केस में आईटीसी नहीं मिलेगी? गवर्नमेंट बोल रहा हाँ मिल जाएगी, क्योंकि जेन्युइन केसेस है। क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस हो गए, मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर हेड ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस, वो क्या करते हैं ना, उनके नीचे जो ब्रांचेस वगैरह है या नीचे जो मतलब उनका यूनिटी है, बिजनेस यूनिट, उनको माल भेजते रहते हैं, बट बिलिंग हेड ऑफिस के नाम पे बहुत बार होता है। क्योंकि जो जो लोकल का वेंडर होता है वो जानता नहीं है कि वो वहां पे ऑफिस है, मैं वहां जाऊंगा, वहां कलेक्ट करूंगा, तो डिफिकल्टी होगी। तो मैं ये करता हूँ कि मैं आपके नाम पे बिल कर देता हूँ, बिल आपके नाम में काट देता हूँ, तो बट वहां पे डिलीवर कर दूंगा, बट पेमेंट आपसे ले लूंगा। तो कॉर्पोरेट ऑफिस बोलता है कि हेड ऑफिस बोलता है ठीक है मैं दे दूंगा पेमेंट, बट डिलीवरी मेरे ब्रांच को कर देना। ये होता है एक्चुअल। इसको बोलते हैं, ये जो मॉडल है, ये मॉडल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिल टू सी मॉडल। बिल तो हो रहा है हर किसी एक को, बट सिर्फ किसी और को हो रहा है, सिर्फ किसी और को हो रहा है। समझ गए? पॉइंट एकदम क्लियर? ठीक है, बिल टू सी मॉडल एक बार रीडिंग दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्या बोल रहा है? whether the goods are delivered by the supplier। हमारे सप्लायर के नाम क्या था? क्या था यार, भूल गए? कुशल लिमिटेड। whether the goods are, हमारे सप्लायर क्या है? कुशल लिमिटेड। टू ए रिसिपिएंट कौन है? हरमन लिमिटेड। टू और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। सच मतलब क्या है? सच बिलोंग्स टू रिसिपिएंट, मतलब यहाँ पे हरमन लिमिटेड के डायरेक्शन में मेरे को मिल रहा है। मैं आइदर उसका एजेंट भी हो सकता हूँ या फिर सब्सिडियरी भी हो सकता, कोई भी हो सकता हूँ। बट क्या मेन पॉइंट क्या है? पॉइंट टू फोकस कि जो रिसिपिएंट है उसके डायरेक्शन में किसी दूसरे को माल दिया जा रहा है, ये भी हो सकता है। ये तो एक ट्रांजैक्शन हो गया, और एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए बस, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए एकदम प्रैक्टिकल, मान लीजिए दिल्ली में, मान लीजिए वही है, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड, पेन दिक्कत दे रहा है भाई, एबीसी लिमिटेड। ठीक है, एबीसी लिमिटेड किसको किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? मान लीजिए XYZ लिमिटेड, ये है दिल्ली में, और ये है मान लीजिए दिल्ली साउथ में आ गए तो मान लीजिए तमिलनाडु। ये हो गया मान लीजिए PQR लिमिटेड कहाँ पे है? दिल्ली का बगल में कौन है? उत्तर प्रदेश, यूपी में, तो यूपी लिखते हैं। कहाँ पे है? यूपी में। तो ये वाला सिनेरियो देखो, ये वाला सिनेरियो देखो, ठीक है, दिख रहा है सही से? ये वाला सिनेरियो देखो,
कि मान लीजिए PQR लिमिटेड पर्टिकुलर गुड्स के लिए XYZ लिमिटेड को ऑर्डर दिया कि XYZ लिमिटेड मेरे को 5,000 रुपया 5,000 टन स्टील चाहिए, मान लीजिए 5,000 टन स्टील चाहिए, ठीक है। XYZ लिमिटेड क्या किया, वो तो खुद तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, तो किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, एबीसी लिमिटेड को। भाई एबीसी लिमिटेड मेरे को 5,000 टन स्टील चाहिए। एबीसी लिमिटेड बोला हाँ ठीक है मैं करा दूंगा, डिलीवरी करा दूंगा। कब कब चाहिए बताओ, मेरे को कल चाहिए, ठीक है मैं कल आपके प्रीमाइसेस में डिलीवरी करा दूंगा। XYZ लिमिटेड बोल रहा है नहीं भाई रुक जाइए, मेरे को डिलीवरी नहीं चाहिए, किसको डिलीवरी चाहिए भाई, डिलीवरी कर देना PQR लिमिटेड को, क्योंकि एक बात सोचिए, XYZ लिमिटेड किसको सर्विस दे रहा है, वो ऑर्डर रिसीव करने के बाद उसका वेंडर कौन है, एबीसी लिमिटेड कहां पे है, दिल्ली पे है। दिल्ली एंड यूपी नजदीक है ना, दिल्ली एंड नोएडा वाला नजदीक है ना, ये मान लीजिए यूपी नोएडा में है, दिल्ली एंड नोएडा कनेक्टेड है ना। तो एक बार सोचिए एबीसी लिमिटेड मान लीजिए 5 टन स्टील भेज रहा है XYZ लिमिटेड को, तमिलनाडु एकदम नॉर्थ से चला गया साउथ को, फिर साउथ से वापस आएगी नॉर्थ को, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगा ना, ज्यादा टेंशन ज्यादा रिस्क रहेगी ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जैसे प्रीशियस मेटल आ रही है, प्रीशियस आइटम आ रही है, तो उसका इंश्योरेंस भी होती है, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी होती है, अलग से हेडेक अलग से होती है, और ट्रांसपोर्टेशन रिस्क भी होती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी होती है, जो ट्रांसपोर्ट करेगा उसका वो अरेंज कराना भी, यहाँ से सही सलामत माल पहुंचाना, ये डिफिकल्ट काम है ना। तो XYZ लिमिटेड वाला भाई ठीक है, तो भाई मेरे को सर्विस मतलब मेरे प्रीमाइसेस में डिलीवरी मत कर, किसको माल पहुंचाए थे, PQR लिमिटेड को। कहाँ पे मतलब स्थित है, यूपी में, यूपी में सिचुएटेड है, यूपी में मतलब नोएडा में डिलीवरी कर देना भाई, यूपी नोएडा में, मेरे को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, यूपी नोएडा में भेज देना, डिलीवरी करा देना। इसको बोलते हैं बिल टू शिप मॉडल। बिल किसको, एबीसी लिमिटेड जानता नहीं है PQR लिमिटेड को, एबीसी लिमिटेड PQR लिमिटेड को जानता ही नहीं है, कौन है PQR लिमिटेड भाई, वो गूगल में सर्च करके गया, उसका प्रीमाइसेस में माल ऑनलोड करके आ गया भाई, आके ऑफिस में पहुंच के किसको मैं बिल करेगा, XYZ लिमिटेड को, XYZ लिमिटेड को इन्फॉर्म भी करेगा भाई मैंने माल डिलीवरी कर दिया हूं। माल डिलीवरी PQR लिमिटेड को कर दिया हूं, एंड एबीसी लिमिटेड जो बिल रेज करेगी वो XYZ लिमिटेड को बिल रेज करेगी, ऑब्वियसली ना, ऑब्वियसली। जैसे आप दोस्त लोगों को गिफ्ट वगैरह करते हो, जैसे मैं अभी कर लिया मैं हूँ, मेरी बहन की मान लीजिए जन्मदिन आ रही है, मैं उसको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ अमेजन में ऑर्डर कर रहा हूँ, तो डिलीवरी होगा वहां, जो डिलीवरी बॉय वहां ऑर्डर देगी, बट बिल जो अमेजन बिल रेज करेगी, किसको रेज करेगी, मेरे को रेज करेगी ना, कानन बारी को, क्योंकि कानन बारी पे करना है, कानन बारी ऑर्डर क्रिएट की थी, यहाँ पे ऑर्डर किसने बनाया, XYZ लिमिटेड ने, तो XYZ लिमिटेड के नाम पे बिल होगी, बट डिलीवरी इसको हो गया, इसको बोलते हैं बिल टू इनवॉइस। आई होप जो बिल टू इनवॉइस की कंसेप्ट है एकदम आपको क्लियर हो गई होगी, एंड प्रैक्टिकलिटी समझ में आ गई होगी क्यों ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी में, कंसेप्ट क्यों एग्जिस्ट करता है। गॉट द पॉइंट, ठीक है। ये हो गया बिल टू सी मॉडल। और एक एक्सप्लेनेशन क्या है, मतलब ये जो हम पढ़े ना कि आपको गुड्स रिसीव करना किया होना चाहिए, इसका एक्सेप्शन है अगर आप बिल टू शिप मॉडल में आपकी रिसिपिएंट को डायरेक्ट माल पहुंचा दे रहे हो, तो वो माना जाएगा कि डीम्ड, साल बी डीम्ड, ये मान लिया जाएगा कि आप भी रिसीव किए हो, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये एग्जांपल भी देते हैं, द सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर टू एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ द सर्च रजिस्टर्ड पर्सन। जैसे मान लीजिए आप मेरे को टेक्निकल सर्विस दे रहे हो, मैंने बोला भाई ठीक है मेरे को सर्विस दोगे ठीक है, पर मेरे को मत दीजिए, मेरा क्लाइंट वहां पे, क्लाइंट को जाकर डायरेक्ट दे दीजिए, मैं आप मेरे को दोगे, मैं क्या करूं, मेरे क्लाइंट को दे दीजिए, मैं क्लाइंट से रिम्बर्स ले लूंगा, क्लाइंट से पैसा ले लूंगा। क्लाइंट आपको जानता नहीं है, आप जाइए क्लाइंट प्रीमाइसेस से पहुंचिए, क्लाइंट को सर्विस दीजिए, आ जाइए एंड बिल मेरे को रेज करिए, मैं आपको पेमेंट करूंगा, एंड मैं अगेन बिल रेज करूंगा क्लाइंट को, ये जो एग्जाम्पल पड़ी गुड्स के केस में पड़े, एग्जाम्पल गुड्स का दे रहा था, ये सर्विस का एग्जाम्पल है,
मैं बिल रेज करूंगा क्लाइंट को। आप जाइए क्लाइंट को, मेरे क्लाइंट को आप सर्विस देकर आ जाइए। जैसे होता है ना, बहुत सारा मिसलेनियस सर्विसेज होता है। जैसे एक एडवोकेट के पास गए, प्रिंटिंग वगैरह कुछ, जैसे मेरा क्लाइंट है उसका कुछ मतलब मोटा सा मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर आइए, उसका स्कैन कभी स्कैन करना है या फिर प्रिंटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो मैं एक प्रिंटर, मेरे पास बगल में एक प्रिंटर होता है, मैं उसको बोल दूंगा भाई इसका प्रिंटिंग करा दे, प्रिंटिंग करा दे, उससे चार्ज मत ले, मैं तेरे को पे कर दूंगा। तो वो जो प्रिंटिंग शॉप है या फिर प्रिंटिंग रजिस्टर्ड पर्सन है, जो वो सपोज जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो किसको इन्वेस्ट करेगा? तो मेरे को करेगा, मेरे को करेगा, मेरे से आके पैसा लेके जाएगा कि सर मेरे को पैसा दे दीजिए, मैं ठीक है मैं पे कर दूंगा तेरे को, टेंशन मत ले। बट वो जो 5,000 रुपया मैं खर्चा किया, मैं किससे लूंगा भाई? मैं जो क्लाइंट का जो सर्विस दे रहा हूँ ना, क्लाइंट का सर्विस, ये सर्विस के साथ इसको भी ऐड कर दूंगा, इसको भी ऐड करूंगा, इसको भी अलग से लूंगा भाई। 5,000 रुपया मैं पे किया हूँ फॉर द प्रिंटर एंड ऑल। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो गया गुड्स, ये हो गया सर्विस। एग्जाम्पल भी दे दिया सप्लायर, सप्लायर हो गया। बिल इसी को रिसीवर ऑफ द बिल, रिसीवर ऑफ द गुड्स, रिसीवर ऑफ द बिल एंड रिसीवर ऑफ द गुड्स आर टू डिफरेंट वर्जन। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया? एक बार और एक बार रिवाइज, और एक बार रिवाइज, और एक बार रिवाइज, और एक बार रिवाइज। क्या क्या कि आपको अगर आईटीसी लेना है, यू शुड बी द रजिस्टर्ड पर्सन, देन दैट गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ये हो गया सेक्शन 16 क्लॉज 1। सेक्शन 16 क्लॉज 2, सॉरी सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए क्या बोल रहे हैं कि आपके पास इनवॉइस या फिर डेबिट नोट या फिर सेल्फ इनवॉइस या फिर बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए फॉर द टेकिंग ऑफ आईटीसी। और क्या बोल रहे हैं, आप जिससे माल खरीद के लेके, क्लॉज डबल है क्या बोल रहे हैं, जिससे माल लेकर आए हो मतलब आपके सप्लायर, वो जीएसटीआर 1 भरनी चाहिए, ड्यूली जीएसटीआर 1 भरनी चाहिए। अगर वो जीएसटीआर 1 नहीं भरा, देन आपके टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट का कंडीशन ये है कि अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आईटीसी नहीं ले सकते हो। ठीक है, वो उसको जीएसटी 1 भरना चाहिए, मतलब आउटवर्ड सप्लाई भरना चाहिए, आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट, उसको जीएसटी 1 बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, ये तो हो गया। और यू शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज आर बोथ। 3 पॉइंट हम कवर कर लिए, ये 3 पॉइंट हम कवर कर लिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, क्लॉज बीए में क्या बोल रहे हैं, ये भी बाद में इंसर्ट कराया गया बीए। The details of input tax credit in respect of the said supply communicated to GST to be of such registered person under section 38 has not been restricted। एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ रहा है क्या? बट इसका लॉजिक मैं बता दूंगा तो आपको बोलेंगे वाह सर हमको समझ में आ गया। एक बार आप देख लो, ट्राई कर लो एक बार। ट्राई करिए, ट्राई कर लिए, मैं बताऊं? ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, प्यार से देखना, प्यार से, गुस्से से नहीं, प्यार से देखना। यहाँ पे जो बोला ना कि सेक्शन आउटवर्ड सप्लाई, सप्लायर को भरना चाहिए, जीएसटीआर 1 भरना चाहिए, आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट। अभी बताया ना कि जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट होना चाहिए तभी मिलेगा, ये वाला पॉइंट है। द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई, आप जो सप्लाई लिए हो उसके रिस्पेक्ट में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो रहा है, जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रहा है, सेट सप्लाई ऑफ द सेट सप्लाई, sorry said supply communicated in GST 2B। कम्युनिकेटेड किसमें कम्युनिकेटेड होगी? जीएसटी 2B। वहां पे सप्लायर किसमें भरेगा? जीएसटी 1 में। कम्युनिकेटेड किसमें होगी? जीएसटी 2B में। टू सच रजिस्टर्ड पर्सन, सच मतलब जो रेसिपिएंट है। जैसे हमारे एग्जांपल में रेसिपिएंट कौन था? मैं था। आप मेरे को 5,000 रुपया की टेक्निकल सर्विसेज दिए थे, मेरे जीएसटी 2B में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो 14 तारीख को एवरी मंथ के 14th को, नेक्स्ट मंथ के 14th को ये बिल, ये ऑटो पॉपुलेट होता है, ऑटो कैलकुलेट होता है। आपके पोर्टल में 14 को जाओगे तो ये ऑटो पॉपुलेट होगी। ऑटो पॉपुलेट मतलब आपके पोर्टल में दिख जाएगी कि कहां कहां से परचेज किए थे। ठीक है, टू बी सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब क्या है? हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब तो यहाँ पे पढ़े ना, हम सारा चीज लिंक कराऊंगा भाई, लिंक कराऊंगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सच रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन, यहाँ पे ना सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू, ये ध्यान मत मानते हुए। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है? रेस्ट्रिक्शन क्या है? रेस्ट्रिक्शन क्या है?
कहा यहाँ पर ये पॉइंट। तो आसान लैंग्वेज में मैं ये बता दूं, आप जो भी जीएसटी आर1 आपके सप्लायर भरे होंगे आपके टूबी में रिफ्लेक्ट होगा। गेटिंग माई पॉइंट? पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है, जो टूबी में रिफ्लेक्ट होता है वहां पे दो कॉलम बनता है, दो कॉलम बनता है, आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल। अगर आईटीसी अवेलेबल है देन दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। वहां पे और एक भी सीट रहता है, वो एक्सेल में डाउनलोड करोगे तो आपके लिखे एक्सेल सीट के नाम आएगा आईटीसी अवेलेबल, एक्सेल में देख सकते हो, या फिर एक्सेल या फिर पीडीएफ में डाउनलोड करो। पीडीएफ में डाउनलोड करोगे तो दिखेगा नहीं सही से, एक्सेल में डाउनलोड करोगे तो ऑल दो सीट बनेगी वहां पे, आईटीसी अवेलेबल वाला सीट, आईटीसी नॉट अवेलेबल वाला सीट। क्या आईटीसी जो नॉट अवेलेबल है वो परचेज नहीं किए हो? ये नहीं है, आप परचेज किए हो फिर भी आपको उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो ब्लॉक क्रेडिट में आ रहा होगा। ब्लॉक क्रेडिट क्या है आगे पढ़ेंगे। उसके ऊपर आईटीसी गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम नहीं देंगे इसके ऊपर आईटीसी, उसके ऊपर आईटीसी नहीं देंगे। तो पोर्टल को कैसे पता चलता है? एचएसी कोड पे, एसएसी कोड पे, सर्विस अकाउंटिंग कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इससे पता चलता है। तो जो पोर्टल है ऑटो पॉपुलेट कर लेगी कि कौन सी आप जो जितने भी परचेस किए हो, जितने भी सर्विस लिए हो, जितना भी गुड्स परचेस किए हो, किसके किसके ऊपर आईटीसी मिलेगी एंड किन किन सर्विस के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, तो वो पोर्टल आपको खुद से खुद बता देगी। ठीक है, तो अगर वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब आईटीसी नॉट अवेलेबल वाला, अगर आप जैसे मान लीजिए जो आप मेरे को सर्विस दिए 5,000 रुपया में 1800 रुपया जीएसटी पे गया, वो आईटीसी नॉट अवेलेबल सीट में आ गया, क्या मैं उसका जीएसटी ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया। यहां पे बोला था ना भाई, सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन, सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन, वहां तो रेस्ट्रिक्शन हो गया। अगर वो मना कर रहे नहीं ले पाओगे, मतलब आईटीसी नॉट अवेलेबल, रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि आईटीसी नॉट अवेलेबल, तो उसके ऊपर आप ले सकते हो। तो इसीलिए तो सब्जेक्ट टू वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए तो सब्जेक्ट टू वर्ड यूज हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर? ये क्लियर? ठीक है, क्लियर। क्या क्या सेक्शन 16 सब पहले रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, बार बार रिवाइज कराऊंगा, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया होना चाहिए वो प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ये क्या बोल रहा है, आपके पास इनवॉइस, डेबिट नोट, बिल ऑफ सप्लाई या फिर बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए आपके पास, या फिर डेबिट नोट होना चाहिए। उसके बाद आपकी सप्लायर रजिस्टर वन भरना चाहिए। यू शुड रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ। उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर बिल्ड उसी मॉडल में आप किसी आपके रिसिपिएंट को डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हो तो आपको मान लिया जाएगा कि आप रिसीव किए हो। ये उसका एक्सप्लेनेशन था सेक्शन 16 क्लॉज 2, सॉरी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी पे। ठीक है, बीए क्या बोल रहा है, बीए बोल रहा है कि आपको जो टू बी में कम्युनिकेट किया जाएगा अगर वो रेस्ट्रिक्टेड होगा तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। यहाँ बोल रहे हैं ना हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड, अगर रेस्ट्रिक्टेड हुआ नहीं है मतलब रेस्ट्रिक्टेड मतलब आईटीसी नॉट अवेलेबल सीट में आ रहा है आपके सप्लाई, आप जो परचेज किए हो तो उसके ऊपर आईटीसी ले नहीं सकते हो, उसके ऊपर आईटीसी ले नहीं सकते हो। ठीक है, ये यहां तक क्लियर? आगे बढ़े, एक बार बता दो यहां तक क्लियर? एक बार याद कर लो, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर व्हाट्सएप चैनल, सॉरी व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ज्वाइन करिए। कुछ भी डाउट आ रहा है तो मेरे को बिंदास पूछ सकते हो, बिंदास पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर सी क्या बोल रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, इसके ऊपर बहुत मतलब लिटिगेशन छेड़ रखा है इसमें। अभी फिलहाल मैं जो बोल रहा था ना पहला लेक्चर में, अभी फिलहाल एक सुप्रीम कोर्ट की लैंडवर्क जजमेंट आई है, इस पॉइंट के ऊपर जजमेंट आई है। तो क्या जजमेंट है मैं उसको भी बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको एकदम जीएसटी में मास्टर बना के रखूंगा। ठीक है, जीएसटी में मास्टर बना के रखूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 द टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of the said supply.
क्या बोल रहे हैं? अगर 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 आपको आईटीसी चाहिए चाहिए देन जो सप्लाई, जैसे मान लीजिए आप मेरे को सर्विस दिए थे 5,000 रुपया, पूरा एग्जाम्पल याद करो, 5,000 रुपया की टेक्निकल सर्विस आप मेरे को दिए, 1800 रुपया मैंने आपको पे किया। अब भाई आपने क्या किया, 1800 रुपया लेके मेरे खुद के जेब में डाल दिया, रिटर्न में भर नहीं रहे हो एंड गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होता है, बहुत सारे। जैसे मैंने हाल फिलहाल में एक दुकान पे गया था कुछ कंपनी के काम के लिए, एक मतलब शोरूम में गया था, कुछ मतलब एक मिनिस्टर को मिलना था, तो एक मतलब बुके लेने के लिए गए थे। तो वहां पे क्या हुआ ना, वो जीएसटी चार्ज किया, ऐसे नॉर्मल इन्वॉइस दिया कि बात हुआ था कि 2,000 है, तो 2,000 का मान लीजिए वो 360 रुपया चार्ज कर दिया, 23 मतलब 2,360 रुपीज मेरे को दिया, इतना है। मतलब ठीक है जीएसटी चार्ज कर रहे हो ठीक है, बट इसका इन्वॉइस कहाँ है भाई? ये तो आप सिर्फ लिख दिए कि 2360, बट टैक्स इन्वॉइस कहाँ है भाई? जीएसटी ले रहे हो, टैक्स इन्वॉइस नहीं दे रहे हो भाई। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरे से तो जीएसटी अमाउंट ले जा रहे हैं, 360 रुपीज जीएसटी अमाउंट मेरे से ले लेंगे, बट गवर्नमेंट को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि कोई प्रूफ है नहीं, गवर्नमेंट को मांग नहीं सकता, क्योंकि वो तो कोई इन्वॉइस इशू नहीं की। अगर इन्वॉइस इशू किए होंगे तब गवर्नमेंट पकड़ लेगा, इन्वॉइस इशू करके आप पे नहीं कर रहे हो, जीएसटी कलेक्ट करके आप पे नहीं कर रहे हो, एंटी प्रॉफिटरिंग कर रहे हो, एंटी प्रॉफिटरिंग कर रहे हो, मतलब जीएसटी अमाउंट कलेक्ट करके पे नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं एंटी प्रॉफिटरिंग। गवर्नमेंट कोई रिलैक्सेशन दिया है, आप सप्लायर तक मतलब रिसिपेंट तक पास नहीं कर रहे हो, या फिर टैक्स अमाउंट को कलेक्ट करके पे नहीं कर रहे हो। ऐसा बहुत सारा सिनेरियो ऐसे होता है, जो लोग जानते नहीं है जीएसटी का, उनका आइडिया नहीं होता, उनको जीएसटी बोल के चिपका देते हैं नया नया। जैसे या मैं तो बहुत बार देखा हूँ भाई, जैसे एक ऐसे ही एक मेला में था, मैं एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, एक मेला में ऐसे ही गया था, कुछ दोस्त लोगों के साथ आइसक्रीम खा रहा था मैंने, तो आइसक्रीम मंगाया कि, तो क्या बोला ना, एमआरपी था उसका कुछ 60 रुपए ऐसा कुछ एमआरपी था, तो मेरे से 70 रुपीज पर आइसक्रीम लिया। मतलब वो एक लड़की थी, मैंने कहा क्या है ऐसा क्यों? नहीं नहीं अभी जीएसटी लग गया है, मेरे को बोल रहा है कि अभी अभी जीएसटी लग गया है तो रेट बढ़ गया है। मैंने बोला भाई मतलब किसको बात समझा रहा है भाई? जीएसटी तो एमआरपी इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा है, इसका मतलब क्या है, समझते हो आप? मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा आइडिया नहीं है या फिर जानकारी नहीं है जीएसटी के बारे में, मेरे को मत बताइए आप इसमें क्या होता है। तो 60 रुपये आप रखिए, अगर आप 7 रुपीज लेना है तो मैं दे दूंगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप मेरे से तो मैं को 10 रुपया फर्क नहीं पड़ता, तो लोगों को तो फर्क पड़ता है ना। आप 60 रुपया, आप ऑलरेडी उनमें आपके मार्जिन है, 15-20% मार्जिन रखते हो आइसक्रीम बिजनेस में, फिर भी ऊपर से आप और 10-20% जीएसटी के नाम पे फालतू से ले रहे हो, ये तो गलत है ना। मैंने उनको बताया बहन ये मेरे को मत समझाइए, ये जो ये 10 रुपए है ना, गलत कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो, उसका चाहिए तो मैं अभी कंप्लेन कर दूंगा अभी किसी की भी। तो आप अगर नहीं चाहते हो तो मैं 60 रुपए देता हूँ, आप रख लीजिए, बाकी जो कस्टमर है उनसे भी 60 रुपए ले लिए, ऐसा मत करिए, गलत मत करिए किसी के साथ भी, ठीक है? ये बोल के मैं 60 रुपया करके जितने भी दोस्त है उनका पैसा करके आया। तो यही होता है, गवर्नमेंट जीएसटी के नाम पे क्या करते हैं, बहुत लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि जीएसटी लग गया, जीएसटी लग गया, जीएसटी लग गया। जब जीएसटी नया नया आया था, ये हाई बहुत चल रही थी कि जीएसटी आ गया, जीएसटी आ गया। जीएसटी के नाम पे क्या होता था, लोगों को पहल देते थे कि 50 रुपए एक्स्ट्रा प्राइस, 10-15% बढ़ा देते थे कि जीएसटी लग गया। तो गवर्नमेंट इसलिए एंटी प्रॉफिटरिंग कंसेप्ट भी लेके आया। अगर आप जो जीएसटी के नाम पे कुछ गलत कर रहे हो, पकड़ में आ गए भाई, आपको आपकी मतलब काम हो जाएगा तभी, अगर पकड़ में आ गए तो गलती मत करना, भूल कर भी गलती मत करना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बैक बैक टू द पॉइंट। हमारा पॉइंट है, हम जो आप में जो आपको 1800 रुपया जीएसटी पे किया, वो अमाउंट आप भर मतलब गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट की होनी चाहिए। अगर 1800 रुपया लेके आप गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कर रहे हो, 1800 रुपया लेके गवर्नमेंट को जमा नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई, एक कॉमन कॉमन माइंडसेट बताओ भाई, जो 1800 रुपया आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, मान लीजिए आपके नाम में आप जो सप्लायर हो, मतलब आपको मैंने पे करके आया, आप जिसको भी पे करके आए हो 1800 रुपया, 5,000 आप जो बोल रहे हो कि 5,000 रुपया उसका था टैक्सेबल वैल्यू एंड 1800 रुपया जीएसटी,
भाई वो मेरे पास आई नहीं है, वो 1800 में मेरे को मिला नहीं है, मेरे को जब जब तक कुछ चीज मिला नहीं है मैं उसका रिटर्न आपको कैसे दूं, आईटीसी कैसे दूं? तो गवर्नमेंट तो हमारा एग्जाम्पल में तो यही था ना, एग्जाम्पल में हम यही बात कर रहे थे ना, यही बात कर रहे थे ना एग्जाम्पल में, हमारा पहला एग्जाम्पल देखिए क्या बात हो रहा था इसमें। तो गवर्नमेंट यही बोल रहा है कि अगर अब ये 180 रुपीज मेरे को मिला नहीं है, ये 180 रुपीज मेरे को अगर रिसीव नहीं हुआ है, देन 216 रुपीज में मैं 180 रुपीज कैसे माइनस कर दूं, ये बता दो मेरे को भाई। मैं तभी ना उसमें 216 रुपीज में 180 रुपीज माइनस करने दूंगा, तभी ना वो जब मेरे को रिसीव हो गई होगी। अगर मेरे को रिसीव ही नहीं हुआ है, अगर मैं वो रिसीव ही नहीं किया हूं, तो उसके बदले में कैसे दे दूं आपको आईटीसी, कैसे मतलब आपको बोल दूं कि आप आईटीसी ले लीजिए, तो मेरा तो घाटा हो जाएगा, घाटा के ऊपर डबल आईटीसी दे रहा हूँ, ये तो अलग चीज है, क्योंकि आप पहले तो सारा पे कर रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट ने बोला मैं आईटीसी दे रहा हूँ भाई आप लोगों को, आईटीसी देने के लिए मेरे को तो पैसा मिलना चाहिए ना। जैसे मैं ये ऐसा कैसे हो गया, मैं आपको क्लासेस नहीं दे रहा हूँ बट क्लासेस की फीस ले रहा हूँ, मैं आपको क्लासेस नहीं दे रहा हूँ, मैं क्लासेस की फीस ले रहा हूँ, मेरे को 5,000 रुपया दीजिए, आप बोल रहे क्या उसके बदले क्या मिलेगा हमको, कुछ नहीं मिलेगा, क्या बात हो गया भाई। गवर्नमेंट सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगर अगर आप चाह रहे हो कि 180 रुपीज आपको एज एन आईटीसी मिले, तो ये इंश्योर करिए, ये इंश्योर करिए, जिसको आप 180 रुपीज पे करके आए हो, जिसको आप 180 रुपीज पे करके आए हो, दैट पर्सन इज डिपोजिटिंग दैट 180 रुपीज टू विद द गवर्नमेंट, विद द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अगर वो जमा नहीं कर रहा है एंड आप मुंह उठा के आ जा रहे हो जीएसटी लेने, आईटीसी लेने, ऐसा नहीं हो सकता, हम आईटीसी दे नहीं पाएंगे, क्षमा करना, क्षमा करना, हम आईटीसी दे नहीं पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंक्लूजन निकला, अगर आप आईटीसी लेना चाहते हो, आपके सप्लायर को जो आप आईटी जीएसटी पोर्शन पे करके आए हो, उस आपके सप्लायर जमा किया होना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, मतलब गवर्नमेंट की अकाउंट पे डिपॉजिट किया होना चाहिए, मतलब टैक्सेस की पेमेंट कर किया होना चाहिए, तभी तो आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, यही बोल रहा है, एक बार पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, यहाँ पे कुछ केसेस है, वहां पे हम जब सेक्शन 41 पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, द टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, हमारे सप्लाई में 1800 रुपया हैज नॉट बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे नहीं किया गया है, आइदर इन कैश, आइदर कैश में हो सकता है या फिर जो इनपुट आईटीसी यूज करके हो सकता है, ठीक है। एडमिसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई, अगर वो जिस सप्लाई के अगेंस्ट में आप आईटीसी लेना चाहते हो एंड जो आईटी आप टैक्स पोर्शन पे करके आए हो आपके सप्लायर को, वो अगर गवर्नमेंट के पास जमा नहीं हुआ है, आइदर बाय कैश हो सकता है या फिर यूटिलाइजिंग ऑफ द आईटीसी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको 1800 रुपया लाइबिलिटी हो रहा है, आपके पास आईटीसी पड़ा है, जो मेरा सप्लायर है उसके पास आईटीसी पड़ा है, तो कैश में क्यों देगा, वो आईटीसी यूज कर लेगा ना। उसके पास उसके वॉलेट में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जैसे हमारे पेटीएम वॉलेट होता है, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट का वॉलेट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो आईटीसी को स्टोर करके रखता है, आईटीसी का लेजर बना कर रखता है, अगर वहां उस लेजर में बैलेंस पड़ा है तो वहां से पे कर देगा। तो गवर्नमेंट बोला किसी भी करके पे करो, आइदर कैश से पे करो या फिर क्रेडिट लेजर यूज करके पे करो, मतलब आईटीसी यूज करके पे करो, हमको फर्क नहीं पड़ता, बट हमको पे किया होना चाहिए, हमको पे किया होना चाहिए, तभी तो आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ जीएसटी 3B अंडर सेक्शन 39B, क्या हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट बोल रहा है ठीक है, आप क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए, एक बार बता दे, एक बार बता दे। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे बताना चाहते हैं, गवर्नमेंट बोल रहा है, डिपार्टमेंट यही बोल रहा है, अगर अगर आपके पास इनवॉइस है, सॉरी इनवॉइस है, अगर आपकी सप्लायर जीएसटी 1 भरा है, ठीक है, आप गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर चुके हो, अगर अगर आप क्या हो जो किए हो ना, दैट जो जीएसटी 1 में भरा, ये जो आपके सप्लायर जीएसटी 1 में भरा,
दैट शुड बी कम्युनिकेटेड इन जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट हो गया है। एंड आपके सप्लायर जो है ना, जो लास्ट पॉइंट में पढ़े, जीएसटी पेड कर चुका है इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइसेस, आप जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप आईटीसी लेना चाहते हो। एंड सिक्स्थ पॉइंट, इतना तो हो गया, इतना तो सारा कंप्लेंट्स हो गया, बट आपको आईटीसी ऐसा नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आपको भी रिटर्न भरना पड़ेगा। जैसे 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 आपके सप्लायर रिटर्न भरा जीएसटीआर 1 में, वैसे ही आपको जीएसटीआर 3 भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? जीएसटीआर 3B फॉर अवेलिंग दैट आईटीसी। एक बार सोचो, एकदम क्लियर करा देता हूं, एकदम। कि कुछ पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि पहले तो ये तो प्री रिक्विजिट कंडीशन है, ठीक है। ये प्री रिक्विजिट कंडीशन है कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए सप्लायर के ऊपर, एंड आप सप्लायर जीएसटीआर 1 भरना चाहिए, एंड गुड्स एंड रिसिपिएंट रिसीव क्या होना चाहिए, एंड जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाना चाहिए, एंड सप्लायर जो जीएसटी पे किया होना चाहिए। ये ठीक है, ये सारा कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, आपको आईटीसी मिलेगा तभी जब आप जीएसटीआर 3B में उसको क्लेम करोगे। जैसे यहां पे देख लीजिए, यहां पे सप्लायर कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। ये तो क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे सप्लायर रिपोर्ट कर लिया, सॉरी रिसिपिएंट, यहाँ पे सप्लायर रिपोर्ट कर लिया जीएसटीआर 1 में, तो डिपार्टमेंट उनका काम कर लिए कि जीएसटीआर 2B में दिखा दिए कि यू आर एलिजिबल फॉर आईटीसी। बट आपको तो जाके, जैसे आपको राशन मिल, जैसे रेशन कार्ड के एग्नेस्ट में अगर आपको राशन मिल रहा है, मतलब चावल मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, तो आप यू आर एलिजिबल, यू आर अंडर बिलो द पॉवर्टी लाइन, यू आर एलिजिबल फॉर द रेशन कार्ड एंड गेटिंग द अनाज मिलने के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, पॉवर्टी लाइन। तो गवर्नमेंट क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट है, आपके नाम में 5 kg अनाज भी इशू कर दी पर मंथ। अनाज भी दे दिया, जो भी कंट्रोलर वगैरह जो भी होंगे उनको अनाज दे दिया। बट अनाज तभी मिलेगा ना, आप जाके पंचायत ऑफिस में या फिर मुखिया का जो ऑफिस होता है वहां से कलेक्ट करोगे कि मेरा अनाज दे दीजिए, आपके कार्ड दिखा के, आपकी जो कार्ड है, रेशन कार्ड है, आप दिखा के क्लेम करोगे ना, भाई मेरा अनाज मेरे को दे दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वो चीज आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा? ऐसे तो बोलने पे नहीं मिलेगा ना, आपको एक रिटर्न भरना पड़ेगा, एक रिटर्न के साथ उसको क्लेम करना पड़ेगा, ताकि जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ये रिकॉर्ड रहे आप क्लेम किए थे, आप क्लेम कर रहे हो, मतलब आप ये इंश्योर कर रहे हो आपके पास इनवॉइस है। कैसे हो रहा है, समझ पा रहे हो? अगर आप 3B भर के आईटीसी क्लेम किए हो, तो गवर्नमेंट का ये मानना है, गवर्नमेंट का एजम्पशन है कि आपके पास इनवॉइस है, आपके पास, आपके सप्लायर तो भरा इसलिए आप ले पा रहे हो, गुड्स एंड सर्विस आप रिसीव कर चुके हो, आप 2B में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, एंड आपके सप्लायर टैक्स पे कर चुका है, तभी जाके आप जीएसटीआर 3B में आईटीसी फाइनली क्लेम करोगे तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बता रहा था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो जीएसटी डिपार्टमेंट एक लेजर मेंटेन करता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ में, वो लेजर में डिपार्टमेंट गवर्नमेंट क्या करेगा, क्रेडिट करा देगी। कब कराएगी? अगर आप 3B भर रहे हो, अगर आप सारा कंडीशन ऊपर सेटिस्फाई कर रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप सारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, अगर ये मान लीजिए ऊपर सारा जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, बट आप 3B नहीं भर रहे हो, गवर्नमेंट बोल रहा है आपको अनाज मिलेगा, आप अनाज के लिए पंचायत ऑफिस नहीं जा रहे हो, मुखिया के जो ऑफिस होता है वहां पे नहीं जा रहे हो, तो वहां पे नहीं जाके जो आपकी बुरिया दिखा के अनाज नहीं ले लोगे, तब आपको अनाज नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप घर पे आके अनाज देके जाएंगे कि आप सप्लाई किए तो आपको आईटीसी मिल जा रहा है, आपको आईटीसी मिल रहा है। आर्गेटिंग में पढ़ना, आईटीसी तभी मिलेगा, हम मना नहीं कर आईटीसी देंगे, आईटीसी आपको क्लेम करना होगा, आपको खुद के पॉकेट से जाके डलवा नहीं जाएगा, गवर्नमेंट नहीं, नरेंद्र मोदी जी जाके या फिर निर्मला सीतारमन जी जाके आपको पॉकेट में नहीं डाल देंगे कि ले जी आपके आईटीसी पे करके आए थे। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एकदम पक्का अंडरस्टैंडिंग बैठेगी आप लोगों की, ठीक है। ये तो ठीक है, ये तो कंट्रोल में है आया, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक्स्ट्रा
ठीक, ध्यान में सुनना, क्योंकि ये समझ लोगे तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा क्या दिक्कत चल रहा है जीएसटी में, एंड इसका क्या आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, क्या मतलब अमेंडमेंट आना चाहिए। ठीक है, इनवॉइस तो ठीक है, सप्लायर जीएसटी 1 भरेगा। एक बार सोच के बताओ कितना सारा ट्रांजैक्शन होता है, तो सप्लायर जीएसटी 1 भरेगा, ठीक है, इसको भी कर लेंगे, क्योंकि इसका भी जैसे सप्लायर जीएसटी भर रहा है या फिर नहीं भर रहा है तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप जब तक आप जीएसटी टूबी में और टूबी में नहीं दिख रहा है, जैसे मान लीजिए मैं आप मेरे को सप्लाई किए, आप मेरे को सप्लाई किए एंड आप मेरे टूबी में नहीं दिख रहा है, मेरा टूबी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं ये कंफर्म हो जाऊंगा कि आप रिटर्न नहीं भर रहे हो, अब जो जीएसटी 1 भरना था आप नहीं भर रहे हो, इसीलिए मेरे को रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है मेरे जीएसटी टूबी में। रिफ्लेक्ट टूबी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहां पे जो 2 कॉलम बनते हैं आईटीसी अवेलेबल नॉट आईटीसी अवेलेबल, तभी ना दिखाएगा आप रिटर्न भर रहे हो। आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा टूबी में, तो आईटीसी अवेलेबल या फिर आईटीसी नॉट अवेलेबल कॉलम में है, वो तो दूसरा बात है, वो तो तभी ना रिफ्लेक्ट करेगा जब रजिस्टर 1 आप सप्लायर भरा है, आपके सप्लायर रजिस्टर 1 भरा है। अगर आप सप्लायर रजिस्टर 1 भरा ही नहीं है तो टूबी के बाद बनता ही नहीं है, टूबी में रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, टूबी में रिफ्लेक्ट होगा नहीं, या आईटीसी अवेलेबल सीट में बात कर लो या फिर आईटीसी ऑन अवेलेबल सीट बात कर लो। सीट क्या होता है, जब एक्सेल डाउनलोड करोगे रजिस्टर टूबी का जो एक्सेल होता है जीएसटी पोर्टल में, आपको दिखा दूंगा कभी, जीएसटी टूबी में जो पोर्टल में जीएसटी टूबी का एक्सेल होता है, वहां पे डाउनलोड करोगे तो वहां पे 2 सीट बनता है, वो एक्सेल में 2 सीट बनता है, आईटीसी अवेलेबल वाला सीट एक, और एक सीट बगल में बनता है आईटीसी नॉट अवेलेबल, वो तभी ना दिखाएगा आपके जीएसटी 1 भरा गया है, अगर आपके जीएसटी 1 भरा नहीं गया है तो आपको दिखाएगा ही नहीं, आपको दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि रिसिपिएंट के पास कंट्रोल है, क्योंकि आपको आईटीसी में नहीं दिख रहा है, मतलब जीएसटी टूबी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप ये कंफर्म हो जाना कि आपके सप्लायर जो है जीएसटी भरा नहीं है, तो आप बात कर सकते हो कि भाई रिटर्न भर दे, भाई मेरा जीएसटी में मेरे को आईटीसी लेना है, रिटर्न भर दे, आप फोर्स कर सकते हो। ठीक है, सप्लायर जीएसटी पेड कर चुका है, ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, ये एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट प्रैक्टिकल के लिए जब आप जाओगे या फिर एक जीएसटी को एकदम डीपली समझोगे, ये हेल्प करेगी। सप्लायर जीएसटी पेड, जीएसटी डिपार्टमेंट जीएसटी पोर्टल में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि जीएसटी 1 भरेगा टूबी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये मैकेनिज्म हो गया, मेरे को पता चल जाएगा कि एक मिनट, ठीक है, मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा सप्लायर जो है रिटर्न भरा है या फिर नहीं, बट वो तो ठीक है, बट सप्लायर को जीएसटी पे करने के लिए वैसे मेरे को जीएसटी क्लेम करने के लिए 3B में जो भी जीएसटी का पेमेंट होता है 3B में पेमेंट होता है, ये जो रिटर्न भरते हैं 28th को, इसमें पेमेंट होता है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, बट इसका कोई मैकेनिज्म है नहीं जीएसटी पोर्टल में, ताकि रिसिपिएंट को पता चले कि वो जो टैक्स पे करके आया था, मैं हमारा एग्जाम्पल में 1800 रुपए में जो आपको पे करके आया था, आप तो रिटर्न तो भर दिए हो जीएसटी 1 में, यहाँ पे पे नहीं करते हो, यहाँ पे सिर्फ दिखाते हो कि सेल्स दिखाते हो, यहाँ पे पे नहीं करते हो, कुछ भी पे नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ ये वाला रिटर्न में सिर्फ ये हम एडमिट करते हैं कि मैं जैसे आप ये एडमिट करोगे कि आप करण बारीक को 5000 रुपए की टेक्निकल सर्विस दिए हो, ये सिर्फ एडमिट करोगे। मैं जो 1800 रुपया जीएसटी पे करके आया, उसको जो आप मेरे से ले हो 1800 रुपया, उसको पे करोगे कब, जब आप जीएसटी 3B भरोगे, जब आप जीएसटी 3B भरोगे, पे करने के लिए जीएसटी 3B भरना पड़ेगा, मेरे को आईटीसी क्लेम करने के लिए भी जीएसटी 3B भरना पड़ेगा, मतलब जीएसटी 3B है ऑलराउंडर रिटर्न, समझ रहे हो। ठीक है, बारिश हो रहा है जोर से, ठीक है, ये समझ रहे हो, बट जीएसटी पोर्टल में ऐसा कोई वो मतलब सिस्टम है ही नहीं ताकि ये पता चले कि ये जो जीएसटी 1 तो भर दिया, एक तो 2B में तो रिफ्लेक्ट हुआ, बट इस जीएसटी 3B में आईटीसी जो मेरे से कलेक्ट किया है वो पे किया है कि नहीं, इसका कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, इसका कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, तो इसका कोई मैकेनिज्म तो है ही नहीं, तो हमारा तो कंडीशन क्या है कि गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखा है, यहाँ में कंडीशन, जब हम कंडीशन पढ़ेंगे, कंडीशन में क्या लिखा है, the tax portion should have been deposited with the government either in cash or the input tax credit, बट इसका कोई मैकेनिज्म है नहीं ताकि वो सप्लायर इंश्योर कर सके कि मैं जो पे करके जीएसटी सॉरी रेसिपिएंट इंश्योर ये कर सके कि मैं जो जीएसटी पे करके आया हूँ वो एक्चुअली मेरे सप्लायर ने गवर्नमेंट को जमा किया है, ऐसा ना हो कि मैं तो जीएसटी पे करके आ गया बट सप्लायर तो मेरे से पैसा ले लिया 1800 रुपया, जैसे आपके बात हो रहा है, आप तो मेरे से 1800 रुपये ले लिए बट गवर्नमेंट को जमा नहीं किए हो, इसका कोई मैकेनिज्म है नहीं जीएसटी पोर्टल में, तो इसी बात पे
तो एक एक जनरल लॉ होता है कि जो मेरे हाथ में नहीं तो मैं कैसे कंट्रोल कर पाऊं। मैं तो जीएसटी पे करके आ गया, सप्लायर रिटर्न तो कर दिया, बट जीएसटी पे नहीं कर रहा है उसके, बट मैं उसको भी देख भी नहीं सकता जीएसटी पे कर रहा है या फिर नहीं। उसके बदले में आप मेरे जीएसटी को मतलब मेरे को आईटीसी नहीं दे रहे हो, ऐसा कैसा है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, मान ले कि मैं जीएसटी पे किया होना चाहिए कि गवर्नमेंट आईटीसी तभी देगा ना कि आप जीएसटी पे कर रहे हो। मैं मान लिया कि मेरा सप्लायर जीएसटी डिपॉजिट करना चाहिए, बट वो करा कि नहीं करा, वो उसको देखने के लिए कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए। वहां पे कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। अब मेरे को जीएसटी में ये भी नहीं दिखाता है कि आपकी सप्लायर जीएसटी पे नहीं किया है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा सप्लायर पे किया है या फिर नहीं? ये है प्रैक्टिकलिटी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि यहाँ पे एक पिटिशन फाइल किया गया था कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि रिसिपिएंट के बिहार में सोच के देखो ना कि उसको कोई दिखाता नहीं है, कुछ उसको कुछ नॉलेज ही नहीं कि जीएसटी पे हुआ है कि नहीं। तो ये हो गया, ये मतलब प्रोविजन हो गया, ये बहुत इम्पॉसिबल है कि मेरे लिए कि चेक करना कि मेरा सप्लायर ने जीएसटी पे किया है कि नहीं, बट उस बेसिस पे मेरा आईटीसी डिनाई करना, उस बेसिस पे मेरा आईटीसी डिनाई करना, ये तो गलत है ना, ये तो इलॉजिकल है ना। अगर आप आईटीसी डिनाई करना चाहते हो तो जीएसटी में एक मैकेनिज्म लेकर आइए, मेरे को भी शो करेगा। जैसे आप वहां पे जीएसटी वन में भरता है तो मेरे को टू बी में रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं ये, अगर मान लीजिए मेरा सप्लायर जी मतलब मेरा जीएसटी वन नहीं भरा, तो मैं उसको कॉल करके पूछ सकता हूँ, भाई तो जीएसटी वन भर, क्योंकि मेरा जीएसटी टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब सेल्स दिखाने का तो मैकेनिज्म है, बट एक्चुअली पे किया है या फिर नहीं, ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए ना कि मेरा सप्लायर पे कर रहा है तो मेरे को पता चल रहा है कि मेरा सप्लायर जीएसटी पे कर दिया। अगर पे नहीं किया, वो मेरे को भी दिखाना चाहिए कि आपके सप्लायर पे नहीं किया। जैसे मेरा सप्लायर रिटर्न नहीं भरा तो मेरे को टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं ये मान सकता हूँ कि मेरा सप्लायर ने मतलब जीएसटी वन नहीं भरा है। वैसे ही एक और मैकेनिज्म लेकर आइए ना, जहां पे ये मेंशन हुए, यहाँ वो रिफ्लेक्ट हुए कि आपके में जो टैक्स पे करके आया था 1800 रुपया, हमारे एग्जाम्पल में वो 1800 रुपया एक्चुअली गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है या फिर नहीं, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है या फिर नहीं, ऐसा मैकेनिज्म लेकर आइए। इसी की बात करें लेकर एक पिटिशन फाइल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ मतलब डिपार्टमेंट के फेवर में गया कि डिपार्टमेंट जो लॉ बनाए सही है। वो डिपार्टमेंट को ये भी गाइड किया कि आप एक और मैकेनिज्म लेकर आइए। डिपार्टमेंट के पॉइंट में सोचना कि उसको आईटीसी मतलब कैश नहीं मिला है, उसके ऊपर आईटीसी देगा, कहां से लेकर देगा? 1800 मेरे को मिला नहीं है, मैं 1800 आपको आईटीसी कैसे दूं? वो तो बात सही है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी गाइड किया, ठीक है आपको आईटीसी डिनाई कर सकते हो आप लोग, बट ये मैकेनिज्म जल्दी से जल्दी लेकर आइए ताकि रिसिपिएंट को पता चले कि आईटीसी पे नहीं किया गया है, जो जीएसटी पे करके आया था उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं किया गया है। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, ये हो गया। फिर पढ़ेंगे सेक्शन, ये यहाँ से हम आगे शुरुआत करेंगे। यहाँ तक रखते हैं आज का क्लास। एक बार मैं जाते जाते रिवाइज करा देता हूँ। जी आईटीसी लेने के लिए आप रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, एंड you should use that goods या फिर सर्विसेज फॉर द बिजनेस पर्पस। ये हो गया सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। क्लॉज 2 में क्या, सबसेक्शन 2 में क्या बोल रहा है? आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपकी सप्लायर रजिस्टर 1 में दिखाना चाहिए एज ए सेल्स आपकी सॉरी आप यू हैव शुड रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज, जो क्लॉज सी में बात किए, सॉरी क्लॉज बी में बात की, क्लॉज बी ए में बात की कि आपके टू बी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एंड दैट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब नॉट अवेलेबल आईटीसी शीट में नहीं होना चाहिए आपकी जो ट्रांजेक्शन, और दैट्स योर सप्लायर शुड हैव डिपॉजिटेड द टैक्स अमाउंट टू द गवर्नमेंट। ये हो गया पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर क्लॉज नंबर डी क्या बोल रहा है? क्लॉज नंबर डी बोल रहा है कि यू द रिसिपिएंट शुड फाइल द जीएसटी 3B फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग द आईटीसी। आई होप ये जो लेक्चर है आपको बहुत पसंद आया होगा, एंड में जो हमारा आईटीसी का फ्लो चल रहा है इसको हम बनाए रखेंगे। नेक्स्ट क्लास से बैठने से पहले ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा, एक बार रिवाइज करिए, एक बार घर पे मतलब एक बार रिवाइज करिए। मैं तो आपको समझा दे रहा हूँ, मैं भी रिवाइज कराऊंगा, बट एक बार आप भी रिवाइज करिए घर पे, ताकि नेक्स्ट क्लास बैठने से पहले हमको यहाँ तक जितने भी हम पढ़े हैं एकदम हमारा सपाट होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं पे रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।